हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी कर रहे हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। इसके ऊपर पहले से 2 वीडियो आपका बन चुका है, जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, फिर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस पहले हम लोगों ने इस पे किया है। अब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपका पार्ट 3 है, वीडियो ये 3rd पार्ट है आपका। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में, कि लैंड रिसोर्स क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी आपका अगर क्वेश्चंस होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और हम लोग काफ़ी थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन काफ़ी हम लोग हर चीज़ को जो भी एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है या जो भी एक्स्ट्रा है, हर चीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। हम लोग यहाँ पे लैंड रिसोर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स क्यों हमारे लिए जरूरी है। लैंड जो है खुद एक रिसोर्स है हमारे लिए। हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे 9th क्लास में। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप याद कीजिए, वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग देखे थे लैंड, लेबर, कैपिटल। ये जो लैंड है आपका, लैंड रिसोर्स, अब इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इन डिफरेंट वेज। हम लोग पृथ्वी पे ही रहते हैं। पृथ्वी जो है, हम लोग इस जमीन पे रहते हैं। अगर जमीन अगर नहीं रहेगा, लैंड नहीं रहेगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। पानी में नहीं रह सकते, हवा में नहीं रह सकते हैं। तो यही बता रहे कि वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम लोग बहुत तरह का वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम लोग सारा चीज, जैसे खेती करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, और भी रोड्स, बिल्डिंग, ये सारा चीज कहाँ है, सारा चीज जमीन पे है, लैंड पे है। वही बता रहे कि वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। और हम लोग इसको अलग अलग वे में यूज करते हैं। जैसे रोड बनाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया, ये सब सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। अब ये किसको सपोर्ट करता है, तो इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। जितना भी आप यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक, जो आपका वनस्पति है, जो पेड़ पौधा है, जंगल है, ये सारा कहाँ है, सारा आपका जमीन पे है, लैंड पे है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, जितना भी जो वाइल्ड लाइफ है सारा कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है। जितना जो हम लोग ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन लाइफ कहाँ है, लैंड पे है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, दीज आर ऑल ऑन लैंड रिसोर्स। ये सारा चीज कहाँ से हो रहा है, लैंड। कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीजों को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें कि ये जो लैंड जो है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो भी पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो 2 चीज है, एक लैंड है आपका और एक वाटर है। जिसमें वाटर आपका 1/3 पार्ट में 71% में, और लैंड कितना है, 29% भाग में आपका लैंड है। और इस तरह से आपका अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ये जो लैंड जो हमारे पास है, ये जो 29% जो लैंड है पृथ्वी पे, इसमें भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे देखिए जो 3 मेन आपको, हम लोग फिजिकल फीचर्स में पढ़े हैं 9th क्लास में, 3 मेजर कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया। जो पहला है प्लेन एरिया है आपका, दूसरा क्या है, माउंटेन है, तीसरा क्या है, प्लेट्यू है। अगर प्लेन एरिया में बात करें तो ये 43% है आपका, माउंटेन कितना है, 30% है, और प्लेट्यू कितना है, 27% है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपका किया गया है। जो फिजिकल फीचर्स है उसमें जो पूरा जो लैंड है वो एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक सब जगह पे एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग है। कहीं पे प्लेन एरिया आपको मिलेगा, समतल जमीन है, कहीं पे आपको माउंटेन मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, कहीं पे आपको प्लेट्यू मिलेगा, प्लेट्यू जो पठारी क्षेत्र होता है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको प्लेन एरिया है 43%। और प्लेन एरिया का जो सबसे अच्छा यूज क्या है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। फिर अगर बात करें माउंटेन, तो किसके लिए है, पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। जो भी आपका जो रिवर है, तो बहुत सारे रिवर में जो वाटर जो आता है वो कहाँ से आ रहा है, वो सब
पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स कैसे फ्लो ऑफ सम रिवर्स, मतलब ग्लेशियर, जैसे हिमालय है, अभी गंगा जो नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब वहाँ पे क्या है, स्नोफॉल होता है, स्नो का पूरा ग्लेशियर है वहाँ से, तो गंगा में जो पानी का जो सोर्स है क्या है, वो माउंटेन से आ रहा है। प्लेटू में अगर बात करें तो मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे कि प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू। प्लेन का और तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस, अपना अपना महत्व है। जैसे जिस तरह से हमारा बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स रहता है, सबका अपना अपना काम होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, उसी तरह से जो लैंड रिसोर्स है हमारे यहाँ, तो उसमें जो प्लेन है, माउंटेन है और प्लेट्यू है, इसमें सबका अपना अपना है। प्लेन पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, इंडस्ट्री है। माउंटेन में क्या हो रहा है कि सोर्स ऑफ वाटर है आपका, पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। और प्लेट्यू में क्या हो रहा है, तो आप जो भी देखेंगे, जैसे प्लेट्यू एरिया आप देखिए, भारत का अगर हम बात करें, ये प्लेट्यू एरिया अगर ये है आपका, ये पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, तो सबसे ज्यादा जो मिनरल्स है आपका यहीं पे है। आप बात करेंगे उड़ीसा है यहाँ पे, झारखंड है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश का ये सब भाग है। तो ये सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्स जो है ये प्लेट्यू रीजन पे ही है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया कि किस तरह से आपका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कि किस तरह से आपका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू में। अब इसका यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से, क्योंकि हर जगह का जो सिग्निफिकेंस हमने अभी एक जैसा तो है नहीं, तो इसको हम लोग अलग अलग तरह से यूटिलाइज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो पहला जो आपका है, फर्स्ट है फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोग, सबसे पहला क्या है लैंड यूटिलाइजेशन में, कि किस तरह से लैंड का यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं, भूमि का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे फॉरेस्ट है, मतलब कुछ जो लैंड का जो पार्ट है वहां पे आपका फॉरेस्ट है, जंगल है। फिर सेकंड क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसा जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है आपका, मतलब नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब इसमें फिर दो पार्ट हैं, एक आपका है बैरन और दूसरा है वेस्टलैंड। एक है आपका बैरन लैंड और दूसरा कौन सा है, वेस्टलैंड। मतलब जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जहां पे खेती नहीं हो रहा है। तो पहला आपका बैरन, बैरन मतलब बंजर जमीन है, और दूसरा वेस्टलैंड जो बेकार जमीन है आपका। फिर बी में क्या है, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। फिर सेकंड पॉइंट में क्या है कि ऐसा जमीन जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज मतलब कि जहां पे बिल्डिंग्स है आपका, तो जहां बिल्डिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं, रोड्स है आपका, फैक्ट्रीज है, तो ये सब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है आपका, जहां पे हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं। जहां पे आपका क्या है, बिल्डिंग है। जैसा पॉपुलेशन धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसमें क्या है, बिल्डिंग्स का जरूरत है, रोड कनेक्टिविटी का जरूरत है। तो इसी तरह से लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, इट इज। फिर अगर बात करें थर्ड में, फिर क्या है, यहाँ पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, मतलब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। फिर से ऐसा फैलो लैंड मतलब यहाँ पे क्या होता है, परती जमीन। जैसे गांव में आप सुने होंगे परित जमीन भी बोला जाता है या परती बोला जाता है। तो बहुत सारा जैसे वहां पे खेती नहीं होता है, तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, फैलो लैंड को इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है। इसमें क्या आएगा, तो पहला जो आपका है, तो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। जो परमानेंट पास्चर्स और ग्रेज, जो अस्थायी रूप से जो ग्रेजिंग लैंड है हमारा, जहाँ पे हम अपने कैटल्स को, जानवर को, गाय भैंस बैल को क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, तो जहाँ पे घास वगैरह केवल उगाते हैं, तो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। दूसरा आपका क्या है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोज, ट्री क्रॉप ग्रोव्स इंक्लूडिंग द नेट सोन नॉट इंक्लूडेड इन नॉट नेट सोन एरिया। ऐसा ट्री, वहां पे जो ट्री क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, जो मतलब छोटा मोटा जो पेड़ वगैरह है, उसको हम लोग ग्रो करते हैं यहाँ पे, और इसमें नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए, कल्चरेबल, कल्चरेबल का मतलब क्या होता है कि जो कृषि योग्य जमीन हो। कल्चरेबल मतलब जहाँ पे खेती हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पिछले 5 साल से छोड़ा है, मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों से वो ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है। तो लेकिन वो कल्चरेबल है, कृषि हो सकता है,
लेकिन कल्चरेबल वेस्ट लैंड है उसको बोलेंगे, जहाँ पे 5 साल से खेती नहीं है, 5 साल से ऐसे ही उसको छोड़ दिया गया है। फिर और आगे बात करेंगे तो ये 3 कैटेगरी हो गया, फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन एंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब थर्ड में अगर हम बात करें तो फैलो लैंड्स, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे प्रति जमीन का, तो ये फैलो लैंड्स क्या है इसको देखेंगे। फैलो लैंड्स मतलब क्या हुआ, प्रति जमीन। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक है करेंट फैलो है आपका, अब इसमें देखिए एक है आपका करेंट फैलो। करेंट फैलो मतलब जो अभी वर्तमान में इसको प्रति छोड़ा गया है, लेफ्ट विदाउट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 आवर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब ऐसा जमीन जिसको अभी साल भर से जहां पे खेती नहीं किया जा रहा है। अब फैलो लैंड्स में 2 कैटेगरी है, पहला कैटेगरी क्या है, एक करेंट फैलो है और एक अदर देन करेंट फैलो। अब एक में क्या बता रहा है कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 आवर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब या तो 1 साल या 1 साल से कम ऐसा जमीन जिस पे खेती नहीं किया गया है। गांव में बहुत सारा जमीन जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई पड़ोसी में वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके कारण भी मान लीजिए 1-2 साल खेती नहीं किया जाता है उस पर। तो यहाँ पे पहला में करंट फैलो में क्या आएगा कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 आवर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। और सेकंड पॉइंट में क्या है, अदर देन करंट फैलो में लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। और सेकंड में कितना बता रहा है कि 1 साल से 5 साल के बीच तक, मतलब करंट फैलो में 1 साल या 1 साल से कम जो प्रति जमीन है, और अदर देन करंट फैलो में 1 साल से लेकर पिछले लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब 1 से 5 साल तक उसमें कोई खेती पिछले 5 वर्षों से उसमें खेती नहीं किया गया है, तो ये अदर देन करंट फैलो में आ जाएगा। तो फैलो लैंड्स हो गया। अब नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया क्या है, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज द नेट सोन एरिया। अब एरिया सोन more than once in an agricultural year plus net sown area is known as the gross cropped area। अब देखिए, अब यहां से 1 नंबर का आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा, एक सबसे पहले ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे कहते हैं, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे कहेंगे कि जिसमें एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, एक ऐसा जमीन जहां पे मतलब एक एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका अभी धान का भी बोने का समय है, रबी खरीफ क्रॉप्स होता है, बीच में कुछ इंटरवल हो जाता है। जैसे अभी गांव में अगर आप देख रहे होंगे, खास करके बिहारी यूपी में, तो अभी आपका धान का खेती हो रहा है, धान लगा दिया गया, तो ये सोइंग पीरियड है, ये नवंबर दिसंबर में कटेगा, फिर रबी क्रॉप्स लगाया जाएगा, फिर मार्च अप्रैल में कटेगा, और अप्रैल से लेकर फिर जून तक ये आपको बीच में कोई क्रॉप्स नहीं होता है। तो ये जो अभी जो आपका है, मान लीजिए जुलाई से लेकर और नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक, ये आपका क्या है, एक एग्रीकल्चरल ईयर है। अब इसमें ऐसा जमीन जिसमें एरिया सोन मोर देन वंस, मतलब ऐसा एरिया जिसमें मोर देन वंस मतलब बीज बोया गया है, खेती किया गया है ऑन एग्रीकल्चरल ईयर, प्लस नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया किसे कहते हैं, तो देखिए इसको ऐसे एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एक एरिया है और एक एरिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब इसमें क्या है कि नेट सोन एरिया किसे बोलेंगे देखेंगे पहले। जैसे मान लीजिए एक एग्रीकल्चरल में 2 फसल हम लोग लगा रहे हैं, अब 2 फसल लगा रहे हैं, कहीं कहीं 3 भी लगाया जाता है, रबी खरीफ जैद क्रॉप्स भी होता है आपका। तो मान लीजिए कहीं पे जैसे अभी पानी का कमी है, सपोज डेट अभी बहुत सारा ऐसा इलाका है, ड्राउट रीजन है, जहाँ पे पानी का कमी है, और अभी धान का खेती हो रहा है। अब धान की खेती में पानी सबसे ज्यादा चाहिए। अब पानी कहीं पे अगर नहीं है तो लोग किसान क्या करते हैं कि खरीफ क्रॉप्स नहीं लगाते हैं, धान का खेती नहीं करते हैं। अब वो नवंबर दिसंबर में फिर रबी क्रॉप्स लगाएंगे, उसमें गेहूं लगाएंगे, आपको सरसों लगाएंगे, जो भी पल्स वाला जो क्रॉप्स है वो सब लगाएंगे। तो ये नेट सोन एरिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्रीकल्चरल ईयर में यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स नहीं हुआ, अभी धान का खेती नहीं हुआ मान लीजिए, और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इतना एरिया में ही मात्र आपका खेती हुआ है, इसमें रबी क्रॉप्स लगाया गया है।
और इस तरह से रबी क्रॉप्स लगाया गया। तो अब नेट सोन एरिया क्या बोलेंगे कि नेट सोन एरिया बस ये वाला पॉइंट है आपका, ये जो ब्लैंक जो रीजन है जो खाली है, ये इसमें तो नहीं बोया गया है, समझ रहे हैं। अब कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे रबी क्रॉप्स भी लगाया गया और खरीफ क्रॉप्स भी लगाया गया, ठीक है। फिर अगर जब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जब देखेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ये वाला पूरा एरिया को ऐड करेंगे और इस एरिया को ऐड करेंगे, तो ये होगा आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अगर नेट सोन एरिया अगर देखेंगे तो नेट सोन एरिया में केवल क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक साल में जो एक फसल मतलब लगा रहे हैं, केवल जैसे एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक ही बार उसमें आप हम लोग फसल लगा रहे हैं, तो ये नेट सोन एरिया होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से फैलो लैंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि किस तरह से इंडिया में लैंड यूज आप हम लोग करते हैं, कि लैंड यूज का पैटर्न क्या है। हम लोग देखें लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। देखिए अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में किस तरह से लैंड यूज हम लोग करते हैं, तो देखिए इसका दो कारण है। जो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। भारत में जो हम लोग जो जमीन का जो यूज करते हैं, जो लैंड का जो यूज कर रहे हैं, ये दो इसका फैक्टर्स है। देर आर टू फैक्टर्स ऑन विच लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया डिपेंड्स। फर्स्ट आपका है फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। ये दो फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। टोपोग्राफी मतलब कि किस तरह से जमीन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे माउंटेन है। तो जो स्थल आकृति मतलब भूमि आकृति, जो भू आकृति, जो जमीन का आकृति कैसा है, लैंडफॉर्म्स कैसा है, तो टोपोग्राफी। क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं है। कहीं पे मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी होता है, कहीं पे पानी का स्कार्सिटी है, कहीं पे आपको तो अलग अलग, कहीं पे ठंडा ज्यादा है, कहीं पे गर्मी ज्यादा है, कहीं पे बारिश ज्यादा होता है, कहीं पे बारिश कम होता है। तो इसके कारण क्लाइमेट। और तीसरा सॉइल टाइप्स। सॉइल टाइप्स भी एक तरह का नहीं है, हम लोग ये आगे देखेंगे इसी चैप्टर में कि अलग अलग तरह का सॉइल होता है। कहीं पे एलुवियल सॉइल होता है, कहीं पे ब्लैक सॉइल होता है, कहीं पे रेड एंड येलो सॉइल होता है, कहीं पे एरिड सॉइल है। तो अलग अलग तरह का सॉइल होता है, कहीं पे लेटेराइट सॉइल है, और सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसी तरह से लैंड का जो यूज जो हम लोग करते हैं, पहला फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। दूसरा जो फैक्टर्स है ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, मतलब इंसान जो हम लोगों का जो एक्टिविटीज है उसके कारण। अब ह्यूमन फैक्टर में देखिए पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कि जनसंख्या घनत्व। अब कहीं पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन है, तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे हम लोग कैसा एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे। अगर मान लीजिए बिल्डिंग से ज्यादा बनेगा, वहां पे रोड ज्यादा बनेगा, मार्केट ज्यादा बनेगा, तो इस तरह से लैंड का जो यूज है वो किस पे डिपेंड करेगा, ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी पे, कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी पे। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मतलब कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितना है। अगर हम जैसे बात करें, मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अगर कहीं पे अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है वहाँ के लोगों के पास, अब वो खेती तो वहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा ज़्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री का रैपिड ग्रोथ होगा। और कहीं पे मान लीजिए टेक्नोलॉजी नहीं है तो वहाँ पे खेती ज़्यादा होगा। तो इस तरह से लैंड का यूज ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। पहला आपका है पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और जो थर्ड है आपका कल्चर, और फोर्थ है ट्रेडिशन। कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो कहीं का कल्चर और ट्रेडिशन, हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लैंड यूज जो पैटर्न इन इंडिया है आपका, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए दो नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स। ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे, अब इंडिया में किस तरह से अब यूज होता है लैंड का, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए,
अब यहाँ पे टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया का अगर हम लोग बात करें तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है हमारे पास, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, ये 9th क्लास में भी हम लोग फिजिकल फीचर्स में हमने पढ़ा है इसके बारे में कि टोटल एरिया कितना है भारत का। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए, हालांकि हमारे पास जो रिपोर्टिंग एरिया है, मतलब कितना एरिया का डाटा हमारे पास है, ये 93% है। यहाँ पे जैसा देखिए लैंड यूज डाटा, जो हमारे पास लैंड, कितना लैंड का हम लोग यूज कर रहे हैं और किस तरह से लैंड का यूज कर रहे हैं, एक मात्र डाटा हमारे पास कितना है, तो लैंड यूज डाटा हाउ एवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मतलब ये जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका हमारे पास जो डाटा है वो मात्र 93% एरिया का है। तब बोलेंगे सर कि 93% का एरिया का ही क्यों है, 7% और कहाँ गया? तो 7% एरिया में जैसे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो उसका डाटा हमारे पास नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, हम लोग सुनते हैं कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। फिर नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो ये सब जो एरिया है कुछ, तो उसका हमारे पास डाटा नहीं है। और फिर अगर हम बात करें जो पीओके है, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ ये सब पीओके इलाका है, कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब उसका भी डाटा हमारे पास नहीं है। कुछ स्काई चीन है जो चीन के कब्जे में है, लद्दाख का, उसका भी डाटा हमारे पास नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसको याद रखना है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन हमारा जो लैंड यूज का जो डाटा है आपका वो मात्र कितना है, ओनली फॉर 93%। और अब कैसे, तो देखिए द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अभी हमने बात किया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट, एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुल्ली। आसाम को छोड़ के जो भी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसका डाटा हमारे पास पूरी तरह से अभी नहीं है। दूसरा पॉइंट में देखिए सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी हमने चर्चा किया जम्मू और कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, जो पीओ के जो इलाका है हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो चाइना लद्दाख का कुछ हिस्सा जो कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, तो इसका भी सर्वे हमारे पास नहीं है, इसका भी डाटा हमारे पास नहीं है। आई होप आपको ये लैंड यूज पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से भारत में हम लोग लैंड यूज करते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें आपका कुछ लैंड यूज आपको बताया है, कुछ डाटा दिया गया है कि किस तरह से पास्चर्स लैंड कितना है, फॉरेस्ट कितना है, कितना में हम लोग खेती करते हैं, नेट सोन एरिया कितना है। अब इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे, अगर इसमें अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे, अब लैंड यूज अंडर परमानेंट पास्चर्स हैज आल्सो डिक्रीज। अब जो लैंड जो अंडर परमानेंट पास्चर्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी कि परमानेंट ग्रेजिंग लैंड और पास्चर्स लैंड है हमारे पास, अब ये कुछ डिक्रीज किया है। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर बात करें तो क्यों डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि वाई देयर इज द डिक्रीज इन द परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। अब क्यों कम हुआ है, अगर इसमें बात करेंगे तो देखिए अब पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारा जो रिक्वायरमेंट है फूड, शेल्टर और क्लॉथ का, ये भी बढ़ रहा है। अब इसके कारण नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड भी आपका बढ़ रहा है, तो जिसके कारण अब फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो जिसके कारण जो पास्चर्स लैंड है वो डिक्रीज हुआ है। समझ गए, तो वही समझ में आ रहा है। अब डिक्रीज होने के कारण अब इसमें समस्या क्या होगा, अब देखिए जो डिक्रीज होने के कारण, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैटल्स है हमारे पास अब ये भी डिक्रीज कर रहा है। अब इनको जो परमानेंट जो फूड चाहिए, फूड का रिक्वायरमेंट क्या होगा, अब कम हो रहा है, क्योंकि कैटल, नंबर ऑफ कैटल से ज्यादा बढ़ रहा है। और हमारे पास पास्चर्स लैंड है, जो ग्रेजिंग लैंड है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका काफी ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट कैटल्स के ऊपर पड़ेगा, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है इसके ऊपर पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगर दूसरा अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ दी अदर देन द करेंट फैलो लैंड, अदर देन द करेंट फैलो लैंड हमने अभी पढ़ा था। करेंट फैलो लैंड में कितना देखे थे कि 1 एग्रीकल्चरल ईयर या 1 से कम, मतलब जिसमें फसल मतलब साल भर से नहीं लगा है, तो आपका क्या था, करेंट फैलो लैंड।
आर ईदर ऑफ द पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। अब देखिए जो करेंट फैलो जो लैंड्स है इसको हम लोग को ध्यान रखना है। करेंट फैलो लैंड्स जो है ये या तो पुअर क्वालिटी का है, इसमें हम लोग खेती नहीं कर सकते या इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब पुअर क्वालिटी का है या तो इसमें कॉस्ट ऑफ जो कल्टिवेशन है वो काफी ज्यादा हाई है। फिर अब तीसरा देखें, नेट सोन एरिया जो आपका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल जो हमारे पास एरिया है, अगर भारत का टोटल एरिया का नेट सोन एरिया जो हमने अभी चर्चा किया था, नेट सोन एरिया में क्या कि कम से कम एक बार उसमें फसल लगाया जा रहा है एग्रीकल्चरल ईयर में, ठीक है। अब नेट सोन एरिया इंडिया कम्स टू ये कितना है, 54% है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नेट सोन एरिया का डाटा कितना है, तो ये 54% हमारे पास ये रिपोर्टिंग एरिया का टोटल जो एनएस है वो कितना है, वो 54% है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब ये जो नेट सोन एरिया है ये काफी ज्यादा वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सब स्टेट का एक जैसा ये नेट सोन एरिया आपका नहीं है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कैसे एक जैसा नहीं है। देखिए द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब जो नेट सोन जो एरिया है हमारा ये वेरी करता है। अभी हमने देखा इंडिया का नेट सोन एरिया कितना है, 54% है, ठीक है। और 54% इंडिया का है, डाटा एवरेज निकाला गया है। लेकिन स्टेट टू स्टेट क्या होता है, वेरी करता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, तो देखिए जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ का जो नेट सोन एरिया है वो 80% है। लेकिन आपका कुछ हिली एरियाज है जैसे मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अब यहाँ पे 10% से भी कम है। आप ये नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे, इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब हरियाणा एंड, मतलब ये जो नेट सोन एरिया है ये पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में कितना है, 80% से भी ज्यादा है। और एंड देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, आपका ये जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, यहाँ पे मात्र कितना है, 10% है आपका। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 नंबर में, कि जो लैंड जो यूज जो पैटर्न है जो नेट सोन एरिया है ये क्यों वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो क्यों वेरी करता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में 80% है और जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार है, वहाँ पे 10% से भी कम है। तो क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पे एग्रीकल्चरल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द टोपोग्राफी क्लाइमेट, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके कारण वहाँ पे एग्रीकल्चरल फैसिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा खेती होता है, इरीगेशन का फैसिलिटी है, प्लेन एरिया है। अब माउंटेन एरिया पे तो उतना ज़्यादा खेती हो नहीं पाएगा, माउंटेन एरिया पे उतना ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बन पाएगा, तो ये सब आपका कारण है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया भी जितना रिक्वायर्ड है भारत में काफ़ी ज़्यादा कम है। इंडिया में अभी जो अगर एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप देखिए एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आया था, इसके अनुसार इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस कितना हमारे पास फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, 33% होना चाहिए। इसको याद रखना है, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारा जो फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। किसके हिसाब से, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में सरकार के द्वारा जो रिलीज किया गया था, इसके अनुसार टोटल जो लैंड का हमारा 33% जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ये मेंटेन हो सकता है। लेकिन इससे अभी कम है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा हो रहा है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज को हम लोग काट रहे हैं। अब इससे दो समस्या होता है, सबसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, दूसरा कि नंबर ऑफ पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। काफी ज्यादा जो लोग हैं वो फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंड करते हैं, उनका जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है और ये कम हो रहा है। अब इसको देखिए, अब जैसे इसमें हम लोग पढ़े थे अभी पहला वीडियो में कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन ये सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये सब हमने चर्चा किया था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर अब हम लोग देखेंगे
अब यहाँ पे देखिए कुछ वेस्ट लैंड भी है आपका। अब इसके कारण देखिए जो लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, देखिए अभी नया नया है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए अब वेस्ट लैंड जो है आपका, इसमें जो वेस्ट लैंड है आपका, wasteland includes rocky, arid, and desert areas, and land put to other non-agricultural usage includes settlements, roads, railways, industry, etc. अब काफी ज्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे कि लैंड यूज और भी बहुत जगहों पे हो रहा है। जैसे वेस्टलैंड जो है, वेस्टलैंड में भी आ जाएगा जो रॉकी एरिया है, एरिड एरियाज है, डेजर्ट एरियाज है, ये सब भी काफी ज्यादा नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए हम लोग रखे हुए हैं। जैसे सेटलमेंट के लिए जो आपका घर बनाया जा रहा है, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री, ये सब के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो चैलेंज एक है यहाँ पे लिखा हुआ। अब चैलेंज हमारे पास सामने क्या है कि इस तरह से हम लोग जो कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं लैंड रिसोर्स का, कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं। अब जैसे खेती हो रहा है, तो आप अपने गांव में देखेंगे वर्षों से खेती हो रहा है, उसमें कोई भी साल वहां पे ब्रेक नहीं हो रहा है, हर साल खेती किया जा रहा है। तो हम लोग काफी ज्यादा कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं लैंड रिसोर्सेज। अब इसके कारण डिग्रेडेशन का समस्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो हम लोग एक लंबे समय से लगातार लैंड का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन का समस्या हो रहा है। जो हमारा जो भूमि है, जो जमीन है, उसका क्वालिटी दिन पर दिन क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, मतलब उसका निम्नीकरण हो रहा है। अब ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, बिना कोई अप्रोप्रिएट मेजर्स के, इसको हम लोग आगे अभी और डिस्कस करेंगे, बिना कोई सुरक्षा का तरीका अपनाए हुए हम लोग लगातार लैंड का यूज कर रहे हैं, और जिसके कारण टू कंजर्व, जिसके कारण क्या रिजल्ट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, जिसके कारण हमारा लैंड डिग्रेड कर रहा है। और ये हमारे सामने बहुत बड़ा चुनौती है, चैलेंज है। अब इसको हम लोग यहां से अच्छे से देखेंगे। यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है, और व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम, या व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। सबसे पहले देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक टू कंजर्व द लैंड रिसोर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। जो 95% जो हमारा नीड्स है, मतलब जो 95% जो जरूरत है, सबसे मेन जरूरत क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, एक बोला जाता है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। और ये तीनों रिक्वायरमेंट हमारा कहाँ से आ रहा है, लैंड रिसोर्स से आ रहा है। तो 95% of our needs, basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of the land, but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land. अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हम लोग बहुत सारा नंबर ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे हम लोग रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्री हमने बहुत सारा खोल दिया है, अब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर डन बाय अस। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण केवल डिग्रेडेशन ही नहीं हुआ है, डिग्रेडेशन के साथ ही साथ और क्या हुआ है, have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land। बहुत सारे हम लोग नेचुरल चीजों का जो गति है उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है। जो नेचुरल जो फोर्स है उसके गति को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है काफी ज्यादा, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन और हो रहा है। अब क्या है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग
इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपका ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हम लोग जमीन में डाल रहे हैं। अब ये सब के कारण क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन और तेजी से हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे अब क्या क्या कारण है इसमें, तो हम लोग इसमें मेन हम लोग कॉज पे अब हम फोकस करेंगे कि व्हाट आर द, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का कारण तो क्या है? तो पहला देखिए यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि पहला जो कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारे इंसानों के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है जिससे लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो सबसे पहला देखिए डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग एंड ओवर इरिगेशन। तो दीज आर द कॉजेज। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सा? डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगल को काट रहे हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत सारे जानवर, अब जहाँ पे मान लीजिए ग्रासलैंड कम है और नंबर ऑफ कैटल्स ज्यादा है तो ओवर ग्रेजिंग होगा वहां पे। फिर माइनिंग और क्वायरिंग हो रहा है, फिर ओवर इरिगेशन हो रहा है, और इस सारी चीजों के कारण आपका क्या देखने को मिल रहा है? लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए जैसे अब कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग पहला जो यहाँ पे देखिए एक माइनिंग लिखा हुआ है, तो माइनिंग कहाँ पे हो रहा है? सबसे हम लोग देखें मिनरल सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे माइनिंग सबसे ज्यादा होता है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। अब माइनिंग के कारण देखिए, सबसे पहला तो माइनिंग के कारण क्या होता है कि जहां पे माइनिंग होता है तो बहुत सारा वहां पे गड्ढा वगैरह ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जैसे ही माइनिंग हुआ तो वहां से तो कोल को, आयरन को, जो मिनरल्स है उसको तो निकाल लिया गया। अब निकालने के बाद क्या होता है कि वहां पे गड्ढा जैसा बच जाता है, अब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। दूसरा कारण क्या बता रहा है कि माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा होता है। मान लीजिए आप जाएंगे उड़ीसा, झारखंड में तो जंगली इलाका होता है, पहाड़ होता है, काफी ज्यादा पेड़ पौधा होता है। अब माइनिंग करने के लिए वो सारे पेड़ पौधा जंगल को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग अब ये कहाँ हो रहा है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। फिर बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो मेन समस्या क्या है? ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर तीसरा में बात करें तो पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ओवर इरिगेशन के कारण। किसके कारण? ओवर इरिगेशन। हमने यहाँ पे देखा था ओवर ग्रेजिंग के कारण कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण माइनिंग ये सब हो रहा है, तो इसके कारण वहां पे जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। फिर आपका ओवर इरिगेशन, यहाँ पे एक वर्ड है ओवर इरिगेशन। कहाँ हो रहा है? तो जहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होगा वहां पे ओवर इरिगेशन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। अब ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है? तो ओवर ग्रेजिंग के कारण, ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है कि पहले देखिए पानी के नीचे सॉइल में काफी ज्यादा नीचे में सॉल्ट वगैरह का मात्रा ज्यादा होता है। अब हम लोग ओवर इरिगेशन में पंप से पानी बाहर निकालते हैं, मोटर से पानी बाहर निकाला जा रहा है। अब पानी के कारण क्या होता है? इट लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी, मिट्टी का सैलिनिटी बढ़ जाता है, नमक का मात्रा बढ़ जाता है, एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। ये दो चीज याद रखना है, ये काफी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर का। यहाँ पे याद रखना है कि ओवर इरिगेशन के कारण, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, ओवर इरिगेशन, ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग पानी जो पटा रहे हैं, पानी जो डाल रहे हैं खेतों में, इसके कारण मिट्टी में सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बढ़ जा रहा है। तो दीज आर द कॉजेज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। ये आपको याद रखना है कि ये सब कॉजेज है लैंड डिग्रेडेशन का, अलग अलग एरिया में किस तरह से लैंड डिग्रेड कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए अब द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका कि बहुत सारा इंडस्ट्री जो है आपका जहाँ पे सीमेंट जैसे बनता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री है,
जहाँ पे चूना लाइमस्टोन का जो इंडस्ट्री है, तो द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ए ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन लगता है, एंड कैल्साइट सोप स्टोन्स फॉर सेरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। अब याद रखना, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, काफी, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे है, जहाँ पे टाइल्स का काम होता है। आप सिंपल देखिए, घर में केवल टाइल्स का जब मार्बल का काम होता है, जब उसको काटा जाता है तो कितना धूल उड़ता है। वही बता रहा है कि सब के कारण ह्यूज डस्ट आपका क्रिएट होता है एटमोस्फेयर में। और ये अब क्या करता है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। अब क्या होता है कि जहां पे सीमेंट इंडस्ट्री है, काफी ज्यादा धूल उड़ रहा है। अब धूल क्या होता है कि जमीन पे बैठ जाता है, जो लैंड है वहां के आसपास का। अब हवा में, एटमॉस्फेयर में पूरा डस्ट गया, अब वो डस्ट फिर कहाँ बैठ गया, जमीन पे बैठा। अब जमीन पे बैठने के कारण जो वहां का मिट्टी को जो सोखने, पानी को सोखने का जो क्षमता होता है, उसको रोक देता है। याद रखना है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution. और जो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब कि जो इंडस्ट्री से जो पूरा कचरा, जो वेस्ट जो निकल रहा है, अब इसके कारण भी हमारा लैंड और वाटर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और ये रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा समस्या का विषय है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर अब हम लोग देखेंगे कि ठीक है, अब ये तो कॉज हमने देख लिया है कि क्या कॉज है, कि किस तरह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन अब इसका कंजर्वेशन का क्या उपाय है। व्हाट आर द मेजर्स टू कंजर्व द लैंड डिग्रेडेशन, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो देयर आर मेनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए बहुत सारा हमारे पास समस्या का समाधान है, बहुत सारा तरीका है कि किस तरह से ये जो लैंड डिग्रेडेशन हमने देखा कि किस तरह से ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, आपका माइनिंग, ये सब के कारण क्या हो रहा है कि ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड कर रहा है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है। तो पहला देखिए, अब वहां हमने देखा है कि पहला क्या था, डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे रोकने का तरीका क्या होगा, एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएंगे। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जो ग्रेजिंग लैंड है आपका, इसका प्रॉपर हम लोग मैनेजमेंट करेंगे कि वहाँ पे नंबर ऑफ कैटल्स देखेंगे, किस तरह से उसको प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे घास वगैरह अच्छा हो, कम से कम जानवर को, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पे करना जरूरी है। तो सबसे पहला अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। दूसरा क्या है कि शेल्टर बेल्ट हम लोग लगाएंगे, शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है उसके चारों तरफ प्लांट्स का शेल्टर बेल्ट लगाएंगे। एंड कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस एंड सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज में जो सैंड ड्यून्स होता है, अब वहां पे भी क्या होता है कि काफी ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो वो बता रहे हैं कि वहां पे शेल्टर बेल्ट्स लगाएंगे, चारों तरफ पेड़ पौधा लगाएंगे, तो ये सब के कारण हम लोग रोक सकते हैं। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। फिर कंट्रोल ऑफ माइनिंग जो हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से माइनिंग हो, जैसे मान लीजिए माइनिंग हुआ, मिनरल्स को निकाल लिए, अब जो गड्ढा बचा उसमें बालू से भर देना रहता है, मिट्टी से भरना होता है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करें माइनिंग का। फिर प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से जितना जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, तो हमने अभी देखा कि लैंड और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो प्रॉपर उसका डिस्पोजल जो हो सही तरीके से हो। जैसे कि एसटीपी यहाँ पे होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है कि जो भी गंदगी कूड़ा कचरा निकल रहा है उसको ट्रीट करके फिर डिस्चार्ज किया जाए पानी में या जमीन पे छोड़ा जाए। जैसे ये अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा समस्या है, जितना जो घर से कूड़ा कचरा निकल रहा है शहर में, वो सब ले जाकर कहीं ना कहीं एक जगह पे डंप कर दिया जाता है, और उसके कारण अब क्या हो रहा है कि वहाँ का लैंड काफी ज्यादा खराब हो रहा है। तो इस तरह से इस पे देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स, जो ओवर इरिगेशन का जो समस्या हमने देखा था कि ओवर इरिगेशन जो हो रहा था, ओवर इरिगेशन के कारण क्या हो रहा है, सैलिनिटी और
एल्केलिनिटी सॉइल का बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन, मतलब अ, उसमें हम लोग सीधे जो पेड़ है उसके रूट तक हम लोग पानी को पहुंचाएं, और तो इससे क्या होगा कि पानी का भी जो यूज है वो कम होगा और प्रॉपर प्लांट को पानी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजों को डिस्कस कर लिया। लैंड डिग्रेडेशन का कॉज भी हमने डिस्कस किया कि क्या कारण है और उसको कैसे सोल्व, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये भी हमने चर्चा किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ तक हमने देख लिया है, ये पूरा वीडियो आपका कंप्लीट हुआ लैंड रिसोर्स से रिलेटेड। ये आपका थर्ड पार्ट था जिसमें लैंड रिसोर्स हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में देखेंगे, मिट्टी के बारे में देखेंगे कि सॉइल क्या होता है, मिट्टी कैसे बनता है, सॉइल का टाइप क्या क्या है। तो हर सॉइल के टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सॉइल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक दो वीडियो और इस चैप्टर पे बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।